हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सेशंस आगे बढ़ाते हैं हम लोग और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आज ये 4th सेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट्स हैं, बेसिकली वो वाला पार्ट जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है उसको एक बार अच्छे से देखो, तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। अब इस वर्ड को स्प्लिट करते हैं हम लोग। गैमेटो वर्ड गैमेट्स के लिए यूज हो रहा है और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस या फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, चाहे मेल हो गैमेटो या फीमेल गैमेटो। जो कॉमन वर्ड यूज होगा वो है गैमेटोजेनेसिस। अगर मेल होगा तो उसमें ये कहलाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब सिंपल सी बात है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस। सिमिलरली फीमेल में कहलाएगा oogenesis। oogenesis ओवम का फॉर्मेशन oogenesis कहलाता है। अब इन दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है? इनका फॉर्मेशन होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में, जो कि मेल में है टेस्टिस और फीमेल में है ओवरी। तो ये हमें याद रखना है। फिर फॉर्मेशन के बाद में मेल गैमेट्स पहुंचेंगे फीमेल गैमेट के पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और वहां जाकर इनका होगा फर्टिलाइजेशन। तब ये पिक्चर हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करें अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट स्पर्म का स्ट्रक्चर। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे oogenesis। तो ये धीरे धीरे हम यहाँ पर आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस से। तो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस समझने से पहले एक बार मैं शॉर्ट में आपको मियोसिस समझाना चाहूँगा। देखो, मियोसिस जो रहता है यानी कि जो मियोटिक डिवीजन रहता है उसको एक बार हल्के से समझें आप, तभी आपको ये गैमेट फॉर्मेशन समझ में आएगा। इनफैक्ट ये जो मियोसिस है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मियोसिस केवल और केवल गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में होता है। बाकी बॉडी में कहीं पे भी मियोसिस नहीं होता, हर जगह पे केवल होता है माइटोसिस। मियोसिस केवल और केवल, याद रखें, गैमेट फॉर्मेशन के वक्त ही होता है। मियोसिस का बेसिक फंडा मैं बता देता हूँ। एक सेल है जो कि डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स के 2 सेट्स प्रेजेंट हैं, और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो डिप्लॉयड सेल मतलब कि 46 क्रोमोसोम। मियोसिस में बेसिकली 2 डिवीजन होते हैं। पहला होता है मियोसिस फर्स्ट। तो जब मियोसिस फर्स्ट होता है तब 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और इन दोनों सेल्स में ये खासियत होगी कि ये दोनों हैप्लॉइड होंगे। यानी ह्यूमन बींग्स के हिसाब से बात करूँ तो इनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे दोनों सेल्स में, 23 इसमें और 23 इसमें। इसीलिए मियोसिस फर्स्ट के लिए एक वर्ड यूज हुआ है, रिडक्शन डिवीजन। ये सब यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी चैप्टर में एनसीईआरटी ने ये सब वर्ड्स यूज किए हैं। अब रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा इसको? क्योंकि इस मियोसिस फर्स्ट में, ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट को ही रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, बिकॉज मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस होकर हाफ हो गए। इसी रिडक्शन की वजह से, इसी क्रोमोसोम्स के नंबर के रिडक्शन की वजह से इसे रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। उसके बाद इन दोनों सेल्स में होगा मियोसिस सेकंड, ठीक है, एक और डिवीजन होगा। अब ये मियोसिस सेकंड और मियोसिस फर्स्ट दोनों मिलकर एक कंप्लीट मियोसिस कहलाते हैं। ध्यान रखना, हर मियोसिस में 2 बार डिवीजन होता है। मियोसिस सेकंड में अगेन हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। यानी क्या हम इसको रिडक्शन डिवीजन कह सकते हैं? नहीं, इसको रिडक्शन डिवीजन नहीं कहा जाता। इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर रह गए। तो आपको इन शॉर्ट में बता दूं कि मियोसिस में एक सेल के डिवीजन से पहले बनते हैं 2 सेल और फिर उनसे बनते हैं टोटल 4 सेल। यानी 2 बार डिवीजन होगा। पहले डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे और सेकंड डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। तो ये है बेसिक फंडा मियोसिस का। अब मैं शुरू करता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम यही चीज़ हमें अब स्पर्मेटोजेनेसिस में इसके रेफरेंस में समझना है। ये एक बार मियोसिस का पिक्चर देख लो। यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है, इसका फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हो गए। अब जो नेक्स्ट मियोसिस सेकंड है वो इक्वेशनल डिवीजन होगा और इसमें 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा और सब में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब ये चीज़ हम लोग यहाँ से समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो पार्ट 1 था शायद इस सीरीज़ का, उसमें हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल की बात की थी। उस वॉल में हमने आपसे कहा था कि प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे सेल्स जिनको कहा जाता है जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनिया।
ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पिक्चर है और ये इसकी वॉल हो गई यहाँ पे। तो आप इसकी वॉल को जब स्टडी करोगे, ये वॉल और ये ल्यूमन, जब इसके वॉल की स्टडी करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिलेंगे जो कि मेल जर्म सेल्स। यहाँ से शुरुआत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। इन मेल जर्म सेल्स में देखो, ये मेल जर्म सेल्स मैंने यहाँ पर बताया आपको कि मतलब बहुत सारे मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया वहाँ पर प्रेजेंट है इन दी वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले इन मेल जर्म सेल्स में माइटोसिस शुरू होता है। कब? प्यूबर्टी आने पे। प्यूबर्टी, जब मेल में प्यूबर्टी आती है तो इस प्यूबर्टी आने पर यहाँ पर माइटोटिक डिविजन्स चालू होंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, माइटोटिक डिविजन्स, यानी यहाँ पर कहीं पे भी मियोसिस का नाम नहीं लिया, यानी अब यहाँ पर किसी भी तरह का क्रोमोसोम्स नंबर का हाफ होना और वो सब नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। माइटोसिस में ऐसा नहीं होता, माइटोसिस सिंपली डिवीजन है, क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहेंगे। तो माइटोसिस होगा और माइटोसिस होने से ये स्पर्मेटोगोनिया का नंबर इंक्रीज होगा, यानी बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन अब चालू हो जाएगा प्यूबर्टी के आने पे। अब इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया, ये जो डिवाइड होकर और बन रहे हैं, इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होते हैं और अब वो कहलाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इन सेल्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होकर अब इनमें से कुछ सेल्स कहलाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और इनका क्या कहते हैं इसको, पीरियड वाइज ये डिफरेंशिएशन होता रहता है। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे स्पर्मेटोगोनिया एक साथ डिफरेंशिएट हो गए, नहीं, उनका एक सिस्टम चलता है प्रॉपर। कभी कुछ ये सेल्स डिफरेंशिएट होंगे, कभी ये सेल्स डिफरेंशिएट होंगे। तो इनके डिफरेंशिएशन से जो सेल बना वो सेल का नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये ध्यान रखना है हमें। साइट का मतलब क्या होता है? सेल, यानी स्पर्म का सेल, स्पर्म नहीं, स्पर्म का सेल। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि स्पर्म का मदर सेल है, इसी से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। अब स्पर्मेटोगोनिया की अगर हम बात करेंगे तो ये सारे के सारे डिप्लॉइड सेल्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स वाले। तो माइटोसिस ही हुआ है अब तक, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या होगा? डिप्लॉइड। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पूछेंगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो आंसर होगा 46, क्योंकि अब तक मियोसिस शुरू हुआ ही नहीं है। हम क्या याद किए थे थोड़ी देर पहले कि जब मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन होगा तभी रिडक्शन होता है, और अब तक मियोसिस शुरू नहीं हुआ। तब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब जो है मियोसिस फर्स्ट यानी रिडक्शन डिवीजन होगा, और इसके रिडक्शन डिवीजन से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जब यहाँ क्लियर बोल दिया है कि प्राइमरी से मियोसिस होकर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, इसका मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा सेल हो गया? हैप्लॉइड सेल हो गया। तो मियोसिस फर्स्ट यानी रिडक्शन डिवीजन, और इसके रिडक्शन डिवीजन से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा और दोनों में 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। बहुत सिंपल सा सिस्टम है, पर कब? जब आपको मियोसिस अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर, तो ये जो ऑरेंज वाले मैंने शो कर दिए, ये कौन से हो गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये दोनों हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा? तो ऑब्वियसली मियोसिस का सेकंड डिवीजन, और जब मियोसिस का सेकंड डिवीजन होगा तो इक्वेशनल डिवीजन होगा, यानी क्रोमोसोम्स नंबर तो सेम ही रहेंगे। और अब यहाँ जो सेल्स बनेंगे उनका नाम है स्पर्मेटिड्स। ध्यान रखें, अब तक स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ये अभी भी क्या है? स्पर्मेटिड्स। तो स्पर्मेटिड्स, ये देख लो, क्रोमोसोम नंबर सेम रखे हमने, ठीक है, क्योंकि ये मियोसिस सेकंड वाला डिवीजन है, यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर हाफ नहीं होते। स्पर्मेटिड्स बन गए। अब इन स्पर्मेटिड्स का ध्यान से समझना, अब यहाँ पर मियोसिस कंप्लीट हो चुका है। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मियोसिस कंप्लीट हो गया। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, ये दोनों मिलकर मियोसिस कहलाते हैं। मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब ये जो एक स्पर्मेटिड सेल है, ये स्पर्मेटिड सेल डिफरेंशिएट होकर स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। अब आप सोचोगे कि सर स्पर्मेटिड और स्पर्म में फ़र्क क्या होता है? तो ये फ़र्क मैं आपको जब स्पर्म का स्ट्रक्चर समझेंगे तब आपको वहाँ पर बताएंगे। आप ऐसा समझ लो कि स्पर्मेटिड जो सेल्स हैं, ये सेल्स बाद में डिफरेंशिएट होकर अपना एक प्रॉपर शेप ले लेते हैं इस तरह से, और जो है ना, तब जाकर एक हेड और एक टेल का डेवलपमेंट होगा, और तब जाकर स्पर्म बनेगा। तो ये स्पर्म कहलाता है जो आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो, और स्पर्मेटिड्स का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये डिफरेंशिएशन स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स में डिफरेंशिएशन कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर स्पर्मियोजेनेसिस
और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या फ़र्क होता है? तो यही फ़र्क होता है। मेल जर्म सेल से शुरुआत की हमने और हमने बनाया एंड में स्पर्म्स, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और इसी स्पर्मेटोजेनेसिस का जो सबसे लास्ट स्टेप है, यानी ये वाला स्टेप जिसमें स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट होकर स्पर्म्स बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की ये है कि स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म ये दोनों एक ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड सेल होगा, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड सेल है और स्पर्म्स भी हैप्लॉइड सेल है। तो क्यों? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट यहाँ हुआ है, केवल मियोसिस फर्स्ट में ही रिडक्शन होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो ये डिप्लॉइड से बन गया हैप्लॉइड। तो ये वो स्टेप है जहाँ पर आपको रिडक्शन डिवीजन करवाना है। बस आई होप आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने मियोसिस अभी आपको समझाया। हमारे पास अगर हमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से शुरुआत करूँ तो उसमें मियोसिस फर्स्ट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है। अब होगा एक और मियोसिस सेकेंड डिवीजन और बनेंगे 4 स्पर्मेटिड्स, और इन 4 स्पर्मेटिड से डेवलप होंगे 4 स्पर्म्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में अलग अलग टाइप के कि बताओ अगर 50 स्पर्मेटोगोनिया है तो कितने स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा? तो आंसर होगा 50 × 4 यानी 200 स्पर्म्स का। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आएगा oogenesis में, ये ध्यान रखना है। मैं oogenesis जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको डिफरेंस बताऊंगा कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है। यहाँ 50 से 200 बनता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो कैसे, क्यों नहीं होता और क्या आंसर कैसे देना है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर इस पे आप फोकस करें। चलिए अब एक बार मैं आपको एनसीईआरटी का फिगर एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि एनसीईआरटी क्या कहती है इस बारे में। सेम है, सब कुछ सेम है, बट क्या है कि डायग्राम से समझाने ज़रूरी है आपको, क्योंकि आपसे यही डायग्राम्स एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया शुरुआत करते हैं वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। प्यूबर्टी जब शुरू होगी तब स्पर्मेटोगोनिया में होता है माइटोसिस, ठीक है। एक स्पर्मेटोगोनिया से 2 स्पर्मेटोगोनिया, 2 से 4 स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ। बाद में इनमें होता है डिफरेंशिएशन, यानी कुछ स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होकर क्या बनाते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये लो आप, ये जो ब्लू बॉल्स दिखा रखी है ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कलर चेंज करके इन्होंने शो कर दिया क्योंकि ये कह रहे हैं कि डिफरेंशिएट हुए, माइटोसिस हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और उससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये लो आप, इस डायग्राम में क्लियर दिखा रखा है इन्होंने कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये हुआ है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 क्रोमोसोम है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में केवल 23 क्रोमोसोम होंगे। उसके बाद में होगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन तो हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2-2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। ये जो ग्रीन बॉल्स हैं ये स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन। बाद में इन स्पर्मेटिड्स में होगा डिफरेंशिएशन, तब जाके बनेगा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। ये देखो आप, इन्होंने क्या शो कर रखा है? इस तरह से ओवल राउंड स्पर्मेटिड्स शो कर रखे हैं और इनमें पूरा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएशन किया है, शेप पूरा चेंज हो गया। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है? स्पर्मियोजेनेसिस। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ इन्होंने शो किया है कि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप समझ लो, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हैं। फिर यहाँ से लेकर एंड तक पूरा 23 क्रोमोसोम्स हैं। बदलाव कहाँ है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन पे, यहीं से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था, ये भी अगेन एनसीईआरटी का पिक्चर है। और हमने आपको ये कहा था कि जो वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये सारा का सारा स्पर्मेटोजेनेसिस वहीं हो रहा है। तो जब आप स्पर्मेटोजेनेसिस में आप जब वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्टडी करते हो और आप वॉल से जब ल्यूमन की तरफ जाते हो तो आपको एक प्रोसेस इस डायरेक्शन में जाता दिखता है, यानी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन दिखेगा। कैसे दिखेगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी मोटी लेयर उसकी वॉल है, और यहाँ पर ये ल्यूमन है। मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो, कि ल्यूमन में ही स्पर्म के सेल्स जो है, इस तरह से स्पर्म सेल्स की जो टेल है वो ल्यूमन में प्रेजेंट होती है और उनका हेड वॉल में प्रेजेंट होता है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे क्लियर, ये स्पर्म का हेड वॉल में प्रेजेंट है और टेल ल्यूमन में प्रेजेंट है। ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। तो जब मैं वॉल से ल्यूमन की तरफ जाऊंगा तो मुझे डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ देखने को मिल रहे हैं ये स्पर्मेटोगोनिया है सारे, ये देखो आप, ठीक है। इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया के डिफरेंशिएशन से यहाँ पर बन रहे हैं ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस फर्स्ट, जिसकी वजह से यहाँ आते आते बन गए ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये देखो आप, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। बीच में बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से यहाँ पर आपको ये स्पर्मेटिड्स देखने को मिलते हैं, ये यहाँ पर, और इन्हीं स्पर्मेटिड्स के डिफरेंशिएशन से आपको फिर बाद में देखने को मिलेगा स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ। तो एग्जैक्टली यही होता है, आप जब वॉल से ल्यूमन की तरफ जाते हो तो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस होता हुआ दिखाई देता है। फिर बीच में हमने कहा था कि इसकी वॉल में कुछ स्पेशल सेल्स भी प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं इन सभी सेल्स को। और अगर आप स्पर्म्स का हेड देखोगे तो स्पर्म का हेड इस पर्टिकुलर पिक्चर में यहाँ देखना आपने, ये एनसीईआरटी की लाइन है, समझना अच्छे से। स्पर्म का हेड यहाँ देखो इस पिक्चर में, स्पर्म का हेड सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड है। क्यों एम्बेडेड है? क्योंकि स्पर्म सर्टोली सेल से जो है न्यूट्रिशन रिसीव करता है। यह एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है जिस पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखो, यहाँ पर कुछ बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अच्छे से समझ लो, चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएगी। टर्म्स मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते टर्म्स बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको। आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए। स्पर्मेटिड्स, ठीक है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ तो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। अब ये स्पर्मेटिड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्पर्मियोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस से स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होंगे स्पर्म्स में। बिल्कुल। अब ये स्पर्म्स कहाँ प्रेजेंट है? ये स्पर्म्स प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल में और इनका हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड है ताकि वो वहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव कर सके। नेक्स्ट, ये स्पर्म्स अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो रहेंगे नहीं, यहाँ से रिलीज़ किए जाएंगे। यहाँ से रिलीज़ करेंगे मतलब कि ये यहाँ से ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है और वहाँ से जो एंटायर डक्टल सिस्टम है वहाँ से होते हुए वो पहुँचेंगे वेस्ट डिफरेंस। अब डक्टल सिस्टम जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में। हमने वहाँ बात की थी रेडियोटेस्टिस की, वासा एफरेंशिया की, एपिडिडाइमस की और वेस्ट डिफरेंस की। तो इन डक्ट्स के थ्रू होता हुआ स्पर्म रिलीज होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहा जाता है, यानी कि स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना, बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। तो तीन टर्म्स यहाँ पर, पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस और तीसरा स्पर्मिएशन। ये तीनों टर्म्स में आपको आई होप पिक्चर काफ़ी क्लियर है कि डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम्स में इन्हीं पे बार बार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं इनके डिफरेंसेस के बेस पे, और वो जानबूझकर इस तरह से वर्ड्स देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। चलिए फिर, अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होने के बाद एसेसरी डक्ट्स से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बाहर की तरफ। बाद में ये सीमन के साथ मिक्स होकर समाइनल प्लाज्मा के साथ मिक्स होकर सीमन का फॉर्मेशन करेंगे। वो उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, अब यहाँ से बाहर निकलेंगे ये एसएससी डक्ट्स के थ्रू। कौन कौन सी? एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, फिर समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल के अंदर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। स्पर्म्स तो वास डिफरेंस से यूरिथ्रा में एंटर करेगा सीधा, लेकिन समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट के सीक्रेशन भी इसमें आते हैं। अब जो एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस भी ठीक है एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, वास डिफरेंस भी एक फ्लूइड सीक्रेट करती है। समाइनल वेसिकल का फ्लूइड और प्रोस्टेट का फ्लूइड, ये चारों फ्लूइड्स रेस्पॉन्सिबल है स्पर्म्स के मैच्योरेशन और उनकी मोटिलिटी के लिए। ये चारों फ्लूइड्स रेस्पॉन्सिबल है स्पर्म्स के मैच्योरेशन और उनकी मोटिलिटी के लिए। ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। अब समाइनल वेसिकल यहाँ देखना आप, हमने पढ़ा है ये ऑलरेडी। समाइनल वेसिकल, उसके अलावा प्रोस्टेट, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यानी कि काउपर ग्लैंड भी कहते हैं इसको। ये तीनों मिलकर जो फ्लूइड सीक्रेट करते हैं उस फ्लूइड को कहा जाता है
समाइनल प्लाज्मा, ये ध्यान रखें आप, इस फ्लूइड को कहा जाता है समाइनल प्लाज्मा। इन समाइनल प्लाज्मा में अब जो वास डिफरेंस और यूरिथ्रा से स्पर्म्स आए, ये स्पर्म्स इस समाइनल प्लाज्मा में एंटर कर जाते हैं और स्पर्म्स के एंट्री के बाद इस फ्लूइड को अब कहा जाएगा सीमन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि समाइनल प्लाज्मा और सीमन में फ़र्क क्या होता है, ये फ़र्क होता है दोनों में। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल। अब क्या है कि हमने जब ये शुरू किया तब एनसीईआरटी ने भी लिख दिया और हमने भी पढ़ा कि प्यूबर्टी आने पर ये सारा प्रोसेस शुरू होता है। पर प्यूबर्टी आने पर ऐसा क्या होता है कि ये प्रोसेस अपने आप शुरू हो जाए, है ना, ये सवाल है। तो देखो, जब प्यूबर्टी आती है तब आपके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन का नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? हाइपोथैलेमस से। कब? जब प्यूबर्टी का ऑनसेट होगा। और अब सारा स्पर्मेटोजेनेसिस ये जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यही करेगा। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। GnRH से बात करते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका सोर्स क्या है? हाइपोथैलेमस। इसका ऐसा नाम क्यों रखा वो भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, GnRH जब रिलीज होता है, जब इसका सिक्रीशन बढ़ने लगता है प्यूबर्टी के ऑनसेट पर, तब ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब GnRH से स्टिमुलेट होती है तब एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स रिलीज करती है। इन दोनों हार्मोन्स को कलेक्टिवली कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन्स। इन दोनों हार्मोन्स को क्या कहा जाता है? गोनेडोट्रोपिन्स। कब रिलीज करती है? जब इसको स्टिमुलेशन मिलता है GnRH से। यानी आप ये कह रहे हो कि सर हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करवा रहा है। सुनना इसको अच्छे से, हम ये कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला एक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करवा रहा है, तो क्यों ना उस हार्मोन का नाम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रख दें। बिल्कुल, यानी कि GnRH का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वो हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन्स को रिलीज करवा रहा है, इसलिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको कहा जाता है। अब कौन से दो गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करेगी एंटीरियर पिट्यूटरी? तो वो है FSH और LH। ये हमें ध्यान रखना है, दो गोनेडोट्रोपिन्स LH और FSH। देखो, मैं आपको केवल उतना ही पढ़ा रहा हूँ अभी जितना NCERT में मेंशन्ड है, हालांकि इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम केवल NCERT वाली बात ही यहाँ पर करेंगे। ये सेम पिक्चर यहाँ से लेकर यहाँ तक फीमेल में भी होगी। फीमेल में भी यहाँ तक सब कुछ कॉमन है और मेल में भी कॉमन है। डिफरेंस यहाँ से शुरू होगा। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अपने अपने फंक्शंस कैरी आउट करेंगे, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब ये रिलीज होगा, पहली बात तो आपको ध्यान क्या रखना है कि LH और FSH ये दोनों गोनेडोट्रोपिन्स कहलाते हैं और इनका सोर्स है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कोई कहता है LH टेस्टिस से रिलीज़ हो रहा है, कोई कह रहा है FSH मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी पार्ट से रिलीज़ होता है। ऐसा नहीं है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है और एंटीरियर पिट्यूटरी इन गोनेडोट्रोपिन्स के अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ करती है। LH जब रिलीज़ होगा तब ये LH स्टिमुलेट करेगा लेडिक सेल्स को। अब आई होप आपको लेडिक सेल्स याद है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो को देखने से पहले जो इसका सबसे पहला पार्ट है रिप्रोडक्शन का यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको आप स्टडी करो। ये जो पिक्चर है यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दिखा रखा है। ये यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब और ये इसका पोस्टीरियर लोब, ठीक है। लेडिक सेल्स आपको याद हो तो हमने पढ़ा था जब हमने टेस्टिस के सेक्शन की बात की थी। हमने कहा था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसी लेडिक सेल पे काम करता है और इन लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे लेडिक सेल्स रिलीज करते हैं मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स। मेल हार्मोन्स एंड्रोजन्स। अब अगेन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मेल हार्मोन तो हमने हर जगह टेस्टोस्टेरोन पढ़ा है, तो अब टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन में क्या डिफरेंस है वो मैं फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आपको इसका आंसर वहाँ पर जो हमने जो सबसे पहला पार्ट इस चैप्टर का शुरू किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। और इनफैक्ट अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ये बताओ
कि एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में क्या फ़र्क होता है। तो लेडिक सेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होकर एंड्रोजन्स का रिलीज़ करवाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं और ये एंड्रोजन्स स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो अब आपको आई होप समझ में आया होगा कि प्यूबर्टी पे ऐसा क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है। तो ये सारा गेम जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की थ्रू होता है। तो आप देखो कि कितना कुछ आपकी बॉडी का जो कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, टेस्टिस, ये तीनों ऑर्गन्स किस तरह से कोऑर्डिनेट होकर एक पर्टिकुलर प्रोसेस करवा रहे हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने वाले एंड्रोजन्स हैं जो लेडिक सेल से रिलीज़ होते हैं। अब बात करते हैं एफएसएच की। एफएसएच जो हार्मोन है जब ये रिलीज़ होता है तो ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को। अब सर्टोली सेल्स थोड़ी देर पहले देखा नरिशमेंट वाले सेल्स हैं। अब ये सर्टोली सेल कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं। एनसीईआरटी ने इसका नाम मेंशन नहीं किया है तो हम भी नहीं जा रहे। सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं और ये फैक्टर्स स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस को। तो आई होप आपको क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर दिख रहा है कि एलएच एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस, एफएसएच कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करवाता है सर्टोली सेल से जिससे होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो काफ़ी क्लियर कट ये डिफरेंस है और आपको ये क्लियर कट डिफरेंस यहाँ पर याद करना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इन पे पूछे जाएंगे। अब जितने भी एसेसरी डक्ट्स के और जो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जो 3 ग्लैंड्स हमने बात की, इनके भी फंक्शंस जो है सारे एंड्रोजन्स मिलके कैरी आउट करते हैं। इनफैक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैक्सिमम फंक्शंस ये एंड्रोजन्स ही कैरी आउट करेंगे। यही मेन हॉर्मोन्स हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो या आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मेरी मेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस, कनेक्टिंग विद अस।